हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने से था जहां पुराने ख्यालात और अपनी अक़दार का पास रखने वाले लोग बसते थे। इस वजह से मैं भी बहुत बाहया और बापर्दा थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मुझे अपनी इस आदत की कितनी बड़ी सज़ा मिलेगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान किस तरह खुद गर्जी की तमाम हदें पार कर सकता है। काश मैं वो दिन देखने से पहले मर जाती तो आज मुझे अपने होने पर अफसोस ना होता। मेरा नाम नादिया है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरे अब्बा मस्जिद में बच्चों को सिपारा पढ़ाते थे और अम्मा घर पर मोहल्ले की बच्चियों और जवान लड़कियों को कुरान की तालीम देती थीं। मेरे अम्मा और अब्बा फर्स्ट कज़न थे और दोनों की शादी उनके घर वालों ने यही सोच कर करवाई थी कि अब्बा हाफिज़ कुरान थे और अम्मा ने भी एक कारी साहब से कुरान पाक की तालीम हासिल की थी। अम्मा और अब्बा के घर वालों का ख्याल था कि वो दोनों घर जिंदगी की गाड़ी को मिलजुल कर चलाएंगे तो बहुत लोगों का फ़ायदा होगा, और उन सब का ख्याल हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हुआ था, क्योंकि अम्मा और अब्बा ने शादी के बाद अपनी अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से निभाना शुरू कर दी थी। शुरू में तो अम्मा और अब्बा सबके साथ एक ही घर में रहते थे, लेकिन चूंकि हमारे घर में शुरू से ही पर्दे का थोड़ा बहुत एहतमाम किया जाता था, मगर अम्मा तो मुकम्मल तौर पर पर्दा करती थी, और ऐसे में भरे घर में रहना अम्मा के लिए कुछ मुश्किल था, क्योंकि घर में अब्बा और अम्मा के अलावा मेरे 2 चच्चा भी रहते थे। अम्मा कभी शादी से पहले भी अपने कज़न के सामने बिना पर्दे के नहीं आई थी, और जब बहू बनकर इस घर में आ गई तब भी अम्मा ने पर्दे का मुकम्मल ख्याल रखा था। इसलिए दादा ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने घर के 3 हिस्से करवा दिए। एक हिस्सा मेरे अब्बा और अम्मा को दे दिया और दूसरा हिस्सा किराए पर उठा दिया था, जबकि तीसरे हिस्से में दादा दादी और मेरे दोनों चच्चा रहते थे। खाना वगैरह सब अम्मा ही बना दिया करती थी, मगर फिर घर अलहदा करने के 1 साल बाद ही दादी ने मेरे चच्चा की शादी कर दी और उन्हें भी एक अलग घर में शिफ्ट कर दिया। इस तरह शुरू से ही मेरी अम्मा और मेरे ददियाल वालों के दरमियान ताल्लुकात बहुत खुशगवार रहे। फिर जब अम्मा अब्बा के यहाँ पहली औलाद पैदा हुई, उसके कुछ अरसे बाद ही दादा का इंतकाल हो गया था। तब दादी ने अपने छोटे बेटे की भी शादी कर दी और उन्हीं के साथ रहने लग गई। मेरे अब्बा अपने दोनों भाइयों के साथ दादा की दुकान पर काम करते थे और सुबह शाम 2 वक्त मस्जिद में बच्चों को सिपारा पढ़ाने भी जाया करते थे। इस तरह 2 जगह से अब्बा की आमदनी जुड़ी हुई थी। घर में खुशहाली थी। अम्मा अब्बा को किसी किस्म की माली तंगी का कोई सामना नहीं करना पड़ा था। जब मेरा भाई 2 साल का हुआ तो अम्मा ने भी घर में मोहल्ले की बच्चियों और जवान लड़कियों को सिपारा पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ साथ छोटी छोटी सुन्नतें और दीनी अहकामात भी उनको बताने लगी। हफ्ते में 1 दिन हमारे घर में दर्स का एहतमाम भी किया जाता था। हमारे घर में कुल 4 कमरे थे, जिसमें से एक कमरा अम्मा ने इसी काम के लिए मुख्तस कर रखा था। उस कमरे में अब्बा नहीं जाते थे, यहाँ तक कि जब उस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता था तब भी अब्बा वहाँ जाने से एहतियात किया करते थे। भाई जब 2 साल का हुआ तो मेरी बहन इस दुनिया में आ गई। 2 बच्चों के साथ अम्मा की मसरूफियत भी बढ़ गई थी। उसके बावजूद अम्मा ने हफ्तावार दर्स और रोज़ाना बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ा था, क्योंकि मेरी दोनों चाचियाँ और दादी भी अम्मा का बहुत साथ देती थीं। अम्मा सुबह के वक्त अब्बा के जाने के बाद दोनों बच्चों को दादी के पास छोड़ आती थीं और फिर घर का काम निपटाकर बच्चों को अपने पास ले जाती। कभी छोटी चाची अम्मा के पास आकर उनका हाथ बटा दिया करती थी। इसलिए अम्मा को घर के काम और मदरसा चलाने में ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आती थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन जब मैं इस दुनिया में आई तो अम्मा अब्बा के लिए अपने साथ कुछ ऐसी आजमाइशें भी लाई थी जो उन्होंने सारी ज़िंदगी फेस करनी थी। जब मैं पैदा हुई उस वक्त तो किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे चलकर मेरे साथ क्या होने वाला है और मेरी वजह से मेरे घर वाले क्या कुछ देखेंगे। मगर अम्मा बताती हैं कि मैं आम बच्चों से ज़्यादा रोती थी, ख़ास तौर पर जैसे जैसे दिन गुजरता और शाम होती तो उसके बाद मेरी बेचैनी बढ़ जाती थी, और ये सब कुछ पैदाइश के चंद दिन बाद से ही शुरू हो गया था। मुझसे पहले अम्मा ने 2 बच्चों को संभाला था। मेरा भाई 5 साल का और मेरी बहन 3 साल की हो गई थी।
दोनों स्कूल जाने लगे थे जब मैं पैदा हुई, और मेरी चाचियों के यहाँ भी एक एक दो दो बच्चे थे। लेकिन जिस तरह मेरे साथ अम्मा को परेशानी का सामना करना पड़ता था, ऐसा उन्होंने आमतौर पर नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब मेरी पैदाइश के बाद मेरे रोने का ये सिलसिला शुरू हुआ तो दादी भी अम्मा के पास रहने लगीं, क्योंकि अम्मा मेरी वजह से सारी सारी रात जागती थी, तो दिन में बाकी दोनों बच्चों को और घर को संभालना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, जिसकी वजह से अम्मा की तबीयत भी कुछ डाउन रहने लगी थी। इस वजह से दादी ने अम्मा के पास रहना शुरू कर दिया। रात का थोड़ा वक्त दादी मुझे अपने पास लेटा लेती थी, लेकिन मैंने दादी से बड़े होने के बाद यही सुना था कि बचपन में भी मैं बहुत ज़्यादा बेचैन बच्ची थी, ना तो रात को सोती थी और ना ही किसी को सोने देती थी। मगर ऐसा मेरे साथ क्यों था, ये मेरे घर वालों को बाद में समझ आया। अब्बा रोज़ाना सुबह शाम पता नहीं क्या कुछ पढ़कर मुझे दम भी किया करते थे, क्योंकि दादी का ख्याल था कि मुझे नज़र लग जाती है या मुझ पर किसी आसेब का साया है। लेकिन अब्बा ये नहीं मानते थे, मगर अपनी अम्मा की तसल्ली के लिए वो सुबह शाम लाजमी मुझ पर दम किया करते थे। जैसे ही दिन की रोशनी फैलती थी मैं सुकून से सो जाती और सारा दिन हंसती खेलती रहती या फिर सोती रहती थी। लेकिन शाम होने के बाद से ही मेरे अंदर ये सारी बेचैनी पूरी तरह बेदार हो जाती और मैं सारी रात रो रो के अम्मा अब्बा और दादी के नाक में दम किए रखती थी। जब मैं 3 महीने की हो गई तो अम्मा अब्बा ने मुझे डॉक्टर को भी चेक करवाया। डॉक्टर ने कहा कि अभी बच्ची इतनी छोटी है कि इसके बारे में कुछ भी कहना या किसी नतीजे पर पहुंचना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये वैसे ही कुदरती तौर पर रात को जागने और तंग करने वाली बच्ची हो, जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो ये सेट हो जाएगी। फिर उसके बाद अम्मा और अब्बा ने दोबारा मुझे डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी नहीं समझा और जैसे तैसे मुझे संभालते रहे। लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी मेरा रोना धोना भी बढ़ता जा रहा था। हाँ, मगर जब मैं चीज़ों को अपने हाथों में पकड़ने की उम्र तक पहुंची तो अम्मा ने यह नोट किया कि मैं दिन के वक्त तो उन्हें ठीक से रिस्पॉन्स देती थी, मगर रात को अम्मा जब भी मेरे सामने कोई चीज़ करके मुझे पकड़ाने की कोशिश करती और बहलाती तो मैं उस चीज़ को नहीं पकड़ती थी। फिर जब अम्मा और अब्बा और बाकी सबको इस हकीकत का इदराक हुआ कि मैं अंधेरा फैलने के बाद देखने की हिस्स से महरूम थी तो सब पर एक क़यामत टूट पड़ी। किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उनकी औलाद किसी भी तरह कमी का शिकार हो, और फिर एक बेटी के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि हमारे माशरे में वैसे भी लड़कियों को कुछ ख़ास अहमियत नहीं दी जाती, और फिर अगर उनमें कोई कमी है तो वो सारी ज़िंदगी माँ बाप के दर पर गुजार देती हैं। यही सोच और फिक्र अंदर ही अंदर मेरे माँ बाप को भी सताने लगी थी, और दादी ने तो इस बात पर रोना धोना भी शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि अगर मैं ठीक ना हुई और यही मसला आगे चल कर बढ़ता गया तो मैं भी सारी ज़िंदगी अपने माँ बाप पर बोझ बनकर बैठी रहूंगी। इस सिलसिले में अम्मा और अब्बा ने मुझे मुख्तलिफ डॉक्टरों को भी चेक करवाया। डॉक्टर्स का यही कहना था कि एक ही ख़ानदान में मुसलसल कज़न मैरिज की वजह से ऐसे मसाइल बच्चों में पैदा होना बड़ी आम सी बात है, मगर हमारे माशरे में इन बातों पर कोई तवज्जो ही नहीं देता और फिर सारा का सारा दोष उठाकर किस्मत के सर पर डाल दिया जाता है। ऐसा ही मेरे केस में भी हो रहा था। मेरी दादी के कुछ जानने वाले एक मर्तबा हमारे घर आए तो उन्होंने मेरी अम्मा के मुंह पर ही ये बात कह दी थी कि बच्ची की माँ यकीनन उसकी पैदाइश से पहले चांद ग्रहण वाली रात में आराम से सो गई होगी, तभी बच्ची की आंखों पर यह असर हो गया। हमारे ज़माने में तो अगर कभी चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होता था तो हामला औरतें सारा सारा दिन और सारी सारी रात आंखों में गुजार देती थीं ताकि उनके बच्चों पर कोई बुरा असर न पड़े। मगर आजकल के लड़कियों को ना तो अपनी फिक्र होती है और ना ही ख़ानदान की, और पता नहीं वो औरतें क्या कुछ बोल रही थीं। अम्मा ने किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया और खामोशी से अपना काम करती रहीं, मगर हैरत तो दादी पर थी जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग गई। मैं उस वक्त शायद 7 साल की थी और उन औरतों की ये बातें वे सारी ज़िंदगी नहीं भूली थी। मेरे नन्हे से दिलो दिमाग पर हर बात का ज़रूरत से ज़्यादा असर होता था। जब भी कोई मुझे तरस आमेज निगाहों से देखता या ऐसे अल्फाज कह देता कि मैं आमतौर पर बिल्कुल नॉर्मल बच्ची नहीं हूँ तो मुझे रोना आ जाता था, मगर कोई भी कभी मेरे जज्बात को नहीं समझ पाता था। हालांकि अब्बा ने मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया था कि मैं उनके बाकी दोनों बच्चों से अलग हूँ।
वो मुझे स्कूल भेजते थे और मैं अम्मा के पास मदरसा भी पढ़ती थी। लेकिन ये सब कुछ तो दिन की रोशनी में होता था। जैसे ही शाम ढलती और रात के साए फैलने लगते तो मेरी आंखों में भी स्याही घुल जाती थी। मैं आंखें फाड़ फाड़ के आसपास देखने की कोशिश करती, मगर मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाती थी। लेकिन उसमें मेरा क्या कसूर था? मैंने तो नहीं चाहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये अंदाज़ा होता गया कि जो कुदरत की तरफ से मेरे साथ हुआ है उसकी सज़ा ये दुनिया मुझे आखिरी सांस तक देती रहेगी। यही वजह थी कि मैं दिल ही दिल में दुनिया वालों से दूर होती जा रही थी, जबकि मेरे अम्मा और अब्बा मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पेश आते थे। वो किसी भी तरह ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा एहसास मेरे अंदर जड़ें मजबूत कर ले जो मेरे जीने को अजाब बना दे। फिर जब मैं 10 साल की थी तो दादी का इंतकाल हो गया। अब हमारे घर में कोई भी ऐसा नहीं था जो बात बात पर मुझे ये एहसास दिलाता कि मैं आम बच्चों से बिल्कुल अलग हूं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि दादी के इस दुनिया से जाने के बाद मैं पुरसकून हो गई थी। लेकिन यह सुकून भी कब तक रह सकता था, इतना तो मैं भी नहीं जानती थी। वैसे तो मैं आमतौर पर कभी भी खानदान की शादियों में शाम के बाद नहीं जाती थी। ऐसी जगहों पर जाने से मैं खुद भी कतराती थी और अम्मा भी मुझे लेकर नहीं जाया करती थी, क्योंकि अम्मा अच्छी तरह जानती थीं कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। लेकिन जब मैं 7वीं क्लास में थी उस वक्त मेरे ननियाल में मेरे फर्स्ट कज़न की शादी थी और वो लोग थे भी दूसरे शहर में। इस वजह से मुझे भी अपने घर वालों के साथ उस शादी में शिरकत करनी पड़ी। हम दोनों बहनें भी अम्मा की तरह पर्दे का एहतमाम करती थीं और ये हमने छोटी उम्र से ही करना शुरू कर दिया था ताकि बड़ा होने तक आदत पुख्ता हो जाए। उस शादी के फंक्शन में अम्मा और अब्बा और अपनी बहन के साथ मैं भी स्कार्फ से नकाब करके बैठी हुई थी। रात का वक्त था और हस्बे मामूल मुझे दिखाई देना बंद हो गया था, मगर मैं अपनी बहन के बिल्कुल बराबर बैठी थी और हम दोनों ये महसूस नहीं होने दे रहे थे कि मेरे साथ कोई ऐसा मसला है, क्योंकि करीबी रिश्तेदारों के अलावा ये बात सब तो नहीं जानते थे। लेकिन अचानक मेरी कुछ कज़न्स वहाँ आईं और उन्होंने जानबूझकर मुझे अपने कपड़े और चूड़ियाँ दिखाना शुरू कर दी और बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि क्या तुम्हें हमारी चूड़ियाँ नज़र आ रही हैं? क्या तुम्हें हमारे कपड़ों के रंग दिखाई दे रहे हैं? मेरी बहन ने उन्हें बहुत रोका, मगर वो शरारत के मूड में थी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनकी इस हरकत की वजह से मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मैं पहले तो खामोशी से बैठी रही, मगर फिर मेरे ज़ब्त का बंधन टूट गया और मैं रोती हुई वहां से एक तरफ को भागी तो किसी चीज़ से टकराकर वहीं गिर गई। मेरे माथे पर चोट लगी थी। अम्मा और मेरी बहन ने फटाफट मुझे पकड़ा और फिर अब्बा के साथ नानी के घर लेकर चले गए। मैं उस रात घर जाकर बहुत रोई थी। मेरे मामू और मामी ने उन बच्चियों को बहुत डांटा भी, लेकिन जो घाव उनकी वजह से मेरे दिल पर लगे थे उन पर कोई मरहम नहीं रख सकता था और ना ही कोई इस बात का अंदाज़ा कर सकता था कि मैं उन सबसे कितनी घायल हो गई हूँ। फिर दूसरे दिन वलीमा अटेंड किए बगैर ही अम्मा और अब्बा मुझे लेकर वापस अपने घर चले गए। उसके बाद मैंने कभी भी कोई शादी ना अटेंड करने का फैसला कर लिया था, ख़ास तौर पर वो शादियां या फंक्शंस जो रात के वक्त होते हैं। और इस सिलसिले में अम्मा और अब्बा ने हम दोनों बहनों को पर्दे का बहाना करके सबसे दूर रखना शुरू कर दिया, क्योंकि अम्मा अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं मज़ीद एहसास कमतरी में घिर जाऊं। और मेरी बहन भी मुकम्मल तौर पर मेरा साथ देती थी, यहाँ तक कि भाई भी मेरी बहुत ज़्यादा दिलजोई करता और मुझे समझाता रहता था। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे घर वाले ना होते तो मेरा क्या बनता। मैं तो इस दुनिया में घुट घुट कर ही मर जाती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और मैं इसी कमी के साथ जवानी की दहलीज तक पहुंच गई। अब्बा ने अब दुकान पर बैठना कम कर दिया था और अपना ज़्यादातर वक्त मस्जिद में गुजारते थे। अम्मा भी हस्बे मामूल घर पर ही मदरसा चला रही थी। मेरे भाई ने दुकान संभालनी शुरू कर दी, जबकि बहन इंटर पास करने के बाद घर संभाल रही थी। मैंने भी मैट्रिक कर लिया था और मेरा कॉलेज शुरू होने वाला था जब अम्मा अब्बा ने भाई की शादी का फैसला कर लिया। लेकिन इस मर्तबा मेरे माँ बाप को गलती नहीं दोहराना चाहते थे जो उनके माँ बाप ने की थी। इस वजह से अम्मा और अब्बा ने भाई के लिए ख़ानदान से बाहर लड़की देखना शुरू की, लेकिन उन्होंने अपने घराने की इक़दार को भी मद्देनज़र रखा था और जल्द ही भाई के लिए एक ऐसी लड़की मिल गई जो हमारी तरह मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी।
ये रिश्ता भी अब्बा के एक दोस्त ने ही बताया था। अम्मा अब्बा ने भाई की मंगनी वगैरह करने की बजाय सीधा निकाह को तरजीह दी थी और भाभी के घर वालों से किसी भी किस्म का सामान जहेज के नाम पर लेने से साफ इनकार कर दिया और भाई की शादी में फजूल रसूमात भी नहीं हुई थी। अम्मा और अब्बा ने खानदान और बरादरी के ज़्यादातर लोगों को बुलाया भी नहीं था। वो कहते थे कि इतना ज़्यादा खर्चा करना उनके बस की बात नहीं है, मगर मुझे ये लगता था कि वो ये सब मेरी वजह से कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर घर में 4 लोग जमा होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात भी हो जाती है जिससे मुझे तकलीफ पहुंचती है, और कम से कम इस दुनिया में मेरे माँ बाप और बहन भाई हरगिज मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। मेरी वजह से ही अम्मा और अब्बा ने बारात और वलीमा भी दिन के वक्त का रखा था, इसलिए सब कुछ बड़ी खुश असलूबी से हो गया और भाभी हमारे घर आ गई। भाभी को शायद भाई ने समझा दिया था, इस वजह से भाभी ने कभी भी मेरे सामने ये जाहिर करने की कोशिश नहीं की कि वो मेरी इस कमी से वाकिफ थी, बल्कि वो तो हमारे घर के माहौल में एडजस्ट हो गई। जैसे शुरू से ही हम साथ रहते थे, बिल्कुल बहनों की तरह वो मुझे और बाजी को मोहब्बत और इज्जत देती थी। अम्मा अब्बा भी इतनी अच्छी बहू मिलने पर दिन रात शुक्र अदा करते थे। फिर भाई की शादी के 1 साल बाद जब हमारा प्यारा सा भतीजा हमारे घर में बहार बनकर आ गया तो मैं भी खुशी से खिल उठी थी। मुझे बच्चे वैसे ही बहुत प्यारे लगते थे, मगर पता नहीं क्यों जब भी कोई नया बच्चा दुनिया में आता हो तो मेरा दिल बड़ा परेशान हो जाता था और मैं दुआएं करती थी कि अल्लाह कभी किसी बच्चे को कोई कमी ना होने देना, वरना उसका जीना मेरी तरह हराम हो जाएगा। और मेरा भतीजा बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना था। मुझे इस बात की बेहद खुशी थी। मैं रात का अंधेरा फैलने से पहले पहले उससे प्यार कर लेती, संभालती थी, लेकिन रात के वक्त उसे नहीं पकड़ती थी कि कहीं से कोई चोट ना लग जाए। मगर अम्मा जानबूझकर रात के वक्त भी भतीजे को मेरी गोद में डाल देती। मैं समझ सकती थी कि वो ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि अम्मा की यही सोच थी कि वो मेरी शादी करेंगी तो मुझे घर के सारे काम और कुछ बच्चे पालने की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मगर मेरा दिल और दिमाग शादी के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं था। फिर थोड़ा और वक्त गुजरा तो अम्मा अब्बा ने मेरी बहन की शादी भी खानदान से बाहर एक अच्छे घर में कर दी और मैं अच्छी तरह जानती थी कि अब मेरी बारी है। मगर मैं दिल ही दिल में बड़ी परेशान रहती थी कि भला मैं शादी जैसी अहम जिम्मेदारी को किस तरह निभा सकूंगी, और दुनिया में कौन ऐसा होगा जो मेरी हकीकत जानने के बाद मुझे अपनाने को तैयार होगा। अब यही सब सोचें मेरे दिमाग से चिपकी रहती थी। इंटर करने के बाद मैं भी घर बैठ चुकी थी। घर का सारा काम काज मुझे आता था, तो मैं अपने भतीजे को भी बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेती थी। लेकिन जैसे ही रात होती बेशुमार वसवसे मेरे दिल को घेर लेते थे। हालांकि मैं अपने घर में बचपन से रहने की वजह से हर चीज से मानूस हो गई थी और रात के वक्त भी बिल्कुल नॉर्मल काम कर लिया करती थी। देखने वाले को पता ही नहीं चलता था कि मेरी बेनाई का मुझे कोई मसला है। अम्मा की यही सोच थी कि शादी के बाद मैं जिस घर में जाऊंगी वहां भी जल्दी एडजस्ट हो जाऊंगी, मगर ये सोच मुझे परेशान कर देती थी। फिर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जो एक खुशगवार तब्दीली का सबब बना, जिसके बारे में मैंने कभी तसव्वुर तक नहीं किया था। मगर मैं नहीं जानती थी कि खुशियों का ये झोंका किसी ऐसे अजाब को साथ लेकर आने वाला है जो मेरी जिंदगी की बुनियादों को ही हिला कर रख देगा। हुआ कुछ यूं कि अम्मा की एक बहुत अच्छी सहेली के तवस्सुत से मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो रिश्ता अदनान का था। अदनान अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। उनकी माँ का इंतकाल बचपन में ही हो गया था और उनके वालिद कुछ अरसे से बहुत बीमार थे। घर की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था और अदनान को किसी ऐसे हम सफ़र की तलाश थी जो मुकम्मल तौर पर अदनान का साथ दे सके। इस सिलसिले में जब अम्मी की सहेली ने अदनान की खाला से बात की तो उन्होंने अदनान को मेरे बारे में सब कुछ खुलकर बता दिया। उसके बावजूद अदनान मुझसे शादी करने पर तैयार हो गए, क्योंकि उनका कहना था कि घर में तो ऐसा कोई भी नहीं है जो नादिया को किसी किस्म का ताना देगा और अपना वो घर अपने तरीके से संभालेगी तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। अदनान ने खुद अम्मा अब्बा से मिलकर भी उन्हें यही यकीन दिलाया था कि वो उनकी बेटी का पूरी जिंदगी साथ देगा। अदनान का रिश्ता आने से लेकर शादी की तारीख तय होने तक तमाम मामलात अदनान की खाला ने ही तय किए थे,
क्योंकि उनके वालिद तो बिस्तर से उठने के भी काबिल नहीं थे। इसी वजह से मेरी शादी भी बिल्कुल सादगी के साथ 1 महीने के अंदर हो गई थी। अम्मा और अब्बा मेरी इस शादी पर जिस कदर खुश थे, मैं दिल ही दिल में उतनी ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन कुछ अच्छी उम्मीदें लेकर मैं अदनान की दुल्हन बनकर अपने नए घर में पहुंची थी। अदनान की खाला 2 दिन तक वहीं पर हमारे साथ रहीं और मुझे घर का सारा निज़ाम और काम वगैरह समझाती रहीं, क्योंकि मेरे लिए दिन की रोशनी में किसी भी काम का कोई मसला नहीं था। और शाम होने के बाद अदनान मुझे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करते थे। मैं अंधेरा फैलने से पहले ही सारे काम निपटा लेती, यहाँ तक कि अपने ससुर को दवाई और खाना वगैरह भी दे देती थी। फिर अदनान जब ऑफिस से वापस आते तो मेरे साथ खाना खाते थे। मैं कुछ दिन में ही अपने नए घर से मानूस होने लगी थी। रात के वक्त भी बगैर अदनान का सहारा लिए वॉशरूम और किचन तक चली जाती थी। इसी वजह से शादी के तकरीबन 1 महीने में एक इत्मीनान मेरे अंदर उतर गया कि अदनान वाकई बहुत अच्छे हैं और मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में सेट रहूंगी। मगर कभी कभी जो नजर आता है वो हकीकत में होता नहीं है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मुझे पर्दा करने की शुरू से ही आदत थी और मेरे घर में भी कोई ऐसा नहीं था जिससे मुझे पर्दा करना पड़े। उसके बावजूद मैं दुपट्टा हर वक्त ओढ़ कर रखती थी। फिर शादी के ठीक 2 महीने बाद जब मेरे ससुर का इंतकाल हो गया तो अपने घर में पूरी तरह मैं आज़ाद हो गई। ना तो मुझ पर कोई ऐसी जिम्मेदारी रही थी और ना ही अब मुझे किसी झिझक का सामना करना पड़ता था। घर में आस पड़ोस में से 1-2 औरतों का आना जाना होता था, लेकिन मैं किसी के घर नहीं जाती थी। वो भी दिन के वक्त ही मेरे पास आती, कुछ देर बैठकर चली जाती थी। इसीलिए अभी तक ससुराल में किसी मिलने जुलने वाले को मेरी इस शबकोरी के बारे में नहीं मालूम था। मगर एक दिन अदनान ने मुझे ऑफिस से फ़ोन किया कि आज रात को खाने पर मेरे कुछ दोस्त घर आएंगे, तो उनके लिए अच्छा सा डिनर तैयार कर देना। मैंने ड्राइंग रूम भी सेट कर दिया और अंधेरा फैलने से पहले पहले सारा खाना वगैरह बनाकर बर्तन भी तरतीब से किचन में रख दिए थे, ताकि अदनान को भी कोई मसला ना हो। फिर जब अदनान आए तो उनके साथ उनके 2-3 दोस्त भी थे जो ड्राइंग रूम में बैठे थे। अदनान किचन से मेरे हाथों से ही खाने पीने की सारी चीज़ें लेकर जा रहे थे। फिर उन्होंने मुझे कमरे में जाने का कह दिया, तो मैं अपने कमरे में चली गई। रात को देर तक वो लोग अदनान के साथ ड्राइंग रूम में बैठे रहे। मैं सो गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो अदनान मेरे बराबर सो रहे थे। मैंने उठकर बाहर जाकर देखा तो ड्राइंग रूम और किचन में गंद ही गंद बिखरा पड़ा था। ड्राइंग रूम से सिगरेट वगैरह की बदबू आ रही थी, यहाँ तक कि अदनान और उसके दोस्तों ने सिगरेटें बुझा बुझा कर ड्राइंग रूम के कालीन पर भी फेंकी हुई थी। मैं सफाई करने लगी तो अदनान भी उठ गए, मगर मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा अदनान ने डिनर का एहतमाम करने के लिए कहा तो मैंने पहले की तरह सब कुछ तैयार कर दिया। मगर उस दिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जब अदनान किचन में खाने पीने का सामान लेने आ रहे थे तो मुझे ऐसे लगता कि जैसे उनके साथ कोई और भी किचन में आ रहा है, मगर चूंकि मुझे दिखाई नहीं देता था इसलिए समझ नहीं आ रही थी। मैं खामोशी से सारा काम करती रही और फिर अपने कमरे में जाकर लेट गई। अब ये दावतों का सिलसिला हर हफ्ते होने लग गया था। एक दिन तो मेरी हैरत की इंतहा न रही जब अदनान ने फ़ोन पर मुझे खाना तैयार करने के साथ साथ खुद भी तैयार होने का कहा। तो मैंने अदनान से पूछा कि भला आपके दोस्तों के आने पर मैं क्यों तैयार हूं? तो कहने लगे कि आज उनके साथ उनकी बीवियां भी आएंगी। ये सुनकर मुझे कुछ अजीब लगा कि भला मर्दों की बैठक में औरतों का क्या काम है, और फिर मैं तो पर्दा करती थी। फिर भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा निकाल कर तैयार कर लिया और अदनान के आने से पहले ही तैयार होकर अच्छी तरह खुद को दुपट्टे से कवर किया और नकाब करके उनका इंतजार करने लग गई। उस दिन अदनान अपने दोस्तों और उनकी बीवियों के साथ जल्दी आ गए थे। अभी तो अंधेरा भी नहीं फैला था, इसलिए मैं सबको देख पा रही थी। फिर मैं उठकर किचन में जाने लगी तो अदनान ने मुझे बैठने का इशारा किया और इशारे से नकाब उतारने का कहने लगे। ये बात मुझे बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि मैं शुरू से ही पर्दा करती थी। और वहाँ तो ड्राइंग रूम में उनके 3 दोस्त भी बैठे हुए थे। उनकी बीवियों ने बड़े मॉडर्न से कपड़े पहन रखे थे और उनके पास तो दुपट्टे तक नहीं थे, मगर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती थी। दूसरे दिन इसी बात पर अदनान ने मुझे काफ़ी बातें सुनाई और जाहिल गंवार होने के ताने भी दिए।
मैं हैरत से अदनान का मुंह तकती रह गई। उस दिन के बाद से अदनान का रवैया मेरे साथ बिल्कुल बदलता जा रहा था। अदनान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे थे और अगर मुझे बाहर कहीं शॉपिंग पर लेकर जाते तो नकाब ना करने का कहकर मेरा दिल दुखाते थे। मुझे समझ नहीं आता था कि अचानक से अदनान को क्या हो गया है, और वो दोस्तों की दावतों का सिलसिला तो मुसलसल जारी था। हाँ, मगर उस दिन के बाद अदनान ने दोबारा मुझे अपने दोस्तों के सामने जाने का नहीं कहा, मगर मुझे अपने कमरे और किचन में मर्दों और औरतों की मिली जुली आवाज़ें सुनाई देती रहती थीं। मैं सोचती थी कि कैसी औरतें हैं जिन्हें अपनी इज्जत की भी कोई परवाह नहीं है, और उनके शौहर कैसे मर्द थे जो अपनी बीवियों को नुमाइश के लिए अपने साथ ले आते थे। फिर अचानक से अदनान के रवैये में कुछ तब्दीली आ गई और वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आने लगे। यहाँ तक कि रात को खाने के बाद स्पेशली दूध का गिलास बनाकर मेरे लिए लाते और मेरे मना करने के बावजूद ज़बरदस्ती मुझे पिला देते थे। नीम गर्म दूध में शहद मिलाने की वजह से मुझे पुरसकून नींद आने लगी थी और मैं दूध पीने के आधे घंटे बाद ही सो जाती थी। उसके बाद अदनान का अपने दोस्तों से फारिग होकर कमरे में आते और कब वो लोग जाते मैं कुछ नहीं जानती थी। फिर ऐसा हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा। मैं तो अदनान की उन दावतों के खाने बना बना कर भी तंग आने लगी थी, मगर अपनी जिम्मेदारी और फर्ज समझ कर निभा रही थी, और इस बात का जिक्र भी मैंने किसी से नहीं किया था। इस सिलसिले को मजीद 1.5 हफ्ता गुजरा तो मुझे अदनान पर थोड़ा शक होने लग गया कि ज़रूर दूध में कोई नशा आवर दवा मिलाता है ताकि मैं सुकून से सोई रहूं और वो अपनी मन मर्जी करता रहे। इसीलिए एक रात जब अदनान अपने दोस्तों में से उठकर मुझे दूध देने आए तो मैंने वॉशरूम जाने का बहाना करके दूध मेज़ पर रख दिया और अदनान मुझे पीने का कहकर कमरे से बाहर चले गए, मगर मैंने उस रात दूध पिया ही नहीं था। थोड़ी देर बाद दोबारा अदनान कमरे में आए और खाली गिलास देखकर यकीनन मुतमईन होकर कमरे से चले गए थे, क्योंकि मैं आंखें बंद करके लेट चुकी थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मुझे गहरी नींद सुलाकर मेरे घर में क्या चल रहा है। अभी मुझे सोने का नाटक करते हुए मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि मेरे कमरे में कोई दाखिल हुआ और फिर मैंने महसूस किया कि कोई बेड पर आकर बैठा है। मेरी आंखें बंद होती या खुली, मेरे लिए तो रात के वक्त सब बराबर ही था, मगर मैं अदनान को उनकी मखसूस खुशबू से पहचान लेती थी, और जो भी मेरे पास आकर बैठा था वो कम से कम अदनान नहीं था। जैसे ही उसने मेरे बाजू पर हाथ रखा तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में कमरे का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खुला और मुझे अदनान की आवाज़ सुनाई दी। अदनान ने आते ही उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया था जो मेरे कमरे में आया था और उसे गालियां देना शुरू कर दी। मैंने अपने कानों से सुना कि अदनान ने कहा था कि तुम इतने बेगैरत निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करोगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस हद तक गिर जाऊंगा कि तुम्हें ऐसा करने दूंगा। अदनान ने इतना ही कहा था कि एक निस्वानी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। वो बोली कि अदनान क्या हो गया है, तुम इतनी छोटी सी बात पर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अगर तुम्हारी बीवी के साथ थोड़ा अच्छा टाइम गुजारना चाहता है तो इसमें हर्ज क्या है? ये सुनते ही मुझे एक जन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि कमरे में कौन कौन मौजूद है और क्या हो रहा है, मगर उस वक्त मेरे होशो हवास जाते रहे जब 3 तलाकों की आवाज़ मेरे कान में पड़ी। मगर अगले ही पल मुझे समझ आ गई कि अदनान ने तो किसी और का नाम लिया था, तो क्या वो किसी से शादी कर चुके थे? मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। फिर अदनान ने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुम जैसी नीच और कमीनी लड़की को अपना नाम देकर तुम्हें इज्जत दी। तुम अमीर लोग इस काबिल होते ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों के लिए ना तो इंसान की कोई अहमियत है और ना ही किसी की इज्जत कोई वैल्यू रखती है। अभी के अभी तुम सब यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं किसी को कत्ल कर बैठूंगा। और फिर कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शायद अदनान भी उनके साथ ही बाहर निकल गए थे। थोड़ी देर बाद कमरे में वापस आए और मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। अदनान की आवाज़ में उस वक्त जो दर्द था वो मेरे दिल को तकलीफ दे रहा था। अदनान ने कहा कि मैं बहक गया था। 1 हफ्ता पहले मैंने उस लड़की से निकाह किया और तुम्हारे बराबर ला के खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं भी एक मॉडर्न लड़की को अपनी बीवी के रूप में देखना चाहता था। मगर मैं भूल गया था कि इज्जतदार और बाहया बीवी का मुकाबला
कभी भी एक बेपर्दा और आवारा औरत के साथ नहीं किया जा सकता। और ये सबक मुझे बहुत अच्छी तरह मिल चुका है। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा, और अगर तुम मुझ जैसे घटिया इंसान को छोड़कर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अदनान की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे लिए यह भी बहुत बड़ी बात थी कि अल्लाह ने मुझे बड़े इम्तिहान से बचा लिया था। मैंने हाथों पर हाथ रख दिया और उन्हें दिल से माफ़ कर दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह अफसोस कब तक मेरे दिल में जिंदा रहने वाला था कि मेरी एक छोटी सी कमी और पर्दे की वजह से मेरे शौहर ने ऐसा किया था। आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं। मैं 2 बच्चों की माँ हूं और अदनान के साथ अपने घर में एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूं। अब भी वैसी ही हूं जैसी थी, मगर अदनान ने दोबारा कभी भी वो सब करने की कोशिश नहीं की थी जो हो चुका था। वक्त के साथ साथ मैं भी उन भयानक यादों को भूल चुकी थी, मगर कभी कभी कुछ याद आता है तो रूह लरस जाती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार करके कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्या मैंने अदनान को माफ़ करके एक बेहतर फैसला लिया था या मुझे कुछ और करना चाहिए था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।